हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल भौतिक लोक में। मैं हूं आपका दोस्त आशीष दीक्षित। दोस्त कहो या टीचर कहो, गुरु कहो, जो भी कहो। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत टाइम ना लेते हुए हम क्या करते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसके फर्स्ट पेपर के 35 टॉपिक, 32 से 35 टॉपिक इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हम पहले अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में हम फर्स्ट पेपर का लिंक डाल देंगे, तो वो आप वहां से देख लीजिएगा। मैंने कहा था कि टोटल 70 टॉपिक्स हैं, अप्रोक्सीमेट 70 टॉपिक्स, जिनमें हमने पूरा सिलेबस आपका कवर किया है। और एक वीडियो डाला था कि 45 दिन में आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस कवर करना है। तो ये वीडियो जो है वो सेकंड पेपर के लिए है। सेकंड पेपर आपके लिए बहुत स्कोरिंग होने वाला है अगर आपने नहीं पढ़ रखा बिल्कुल तो। क्यों? क्योंकि सेकंड पेपर कैरी करता है मैक्सिमम थ्योरेटिकल पोर्शन अपार्ट फ्रॉम रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। आप अगर रे ऑप्टिक्स छोड़ देते हो, हाँ वेव ऑप्टिक्स भी, रे ऑप्टिक्स छोड़ देते हो, थोड़ी बहुत वेव ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल और डेरिवेशन मिलते हैं, जहां पे YDSC मिलता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में आप क्या करते हो, डेरिवेशन ऑफ एम्पलीट्यूड के लिए फॉर्मूला आता है, a इक्वल टू रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। तो वो अगर छोड़ दिया जाए तो फिर बाकी का पोर्शन क्या है, केवल थ्योरी है। थ्योरी की खास बात यह होती है कि आपको पढ़ने में इजी है, तैयार करने में इजी है, अपने शब्दों में आप इसको व्यक्त कर सकते हो, बना के लिख सकते हो, है ना। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें भी जो सिलेक्टिव टॉपिक है वो पढ़ने बहुत जरूरी है। तो सीधे हम टॉपिक पे आते हैं, सीधे इंपॉर्टेंट पे आते हैं। लगभग 30 to 35 टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, और इसी में से आपको 85 to 90% सिलेबस मिल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? चलो शुरू करते हैं जरा। सबसे पहले बात करते हैं पहली यूनिट की, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में आपको क्या पढ़ना है? रे ऑप्टिक्स में पहले तो डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला, फिर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर फार्मूला। दूसरा टॉपिक पढ़ना है आपको रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन ग्लास स्लैब। प्लेन ग्लास स्लैब होता था, उसके थ्रू रिफ्रैक्शन होता था, जिसमें हम लोग लेटरल शिफ्ट निकालते थे। लाइट बीम होती थी, वो पैरेलल जाके मूव करती थी आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन ग्लास स्लैब। तो उसमें लेटरल शिफ्ट के फॉर्मूले का डेरिवेशन है। उसके बाद तीसरा है आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ साथ जो है रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ पर न्यूमेरिकल। और TIR में भी आपको ऑप्टिकल फाइबर का एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लेना है। मिराज, इन जो डेजर्ट्स में मिराज बनता है उसको देख लेना कि क्यों बनता है ना, TIR के कारण बनता है, तो उसको जरा देख लेना है। ऑप्टिकल डेंसिटी कम और ज्यादा हो जाती है किसकी? वातावरण की, चारों तरफ के एटमॉस्फेयर की, तो उसको समझ लेना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन करने के लिए आता है। अब फाइबर ऑप्टिक्स मैंने बताया कि ऑप्टिकल फाइबर बहुत जरूरी है, उसको पढ़ जरूर लेना। और इसके साथ जो है एक और चीज पूछी जाती है, ब्लू अपीयरेंस ऑफ स्काई। आगे का टॉपिक है लेकिन मैं यही बता दे रहा हूं कि वाई स्काई इज अपीयरिंग ब्लू। रीजन पढ़ लेना छोटे छोटे, कि कोई अगर एक नीडल है और उसको हम पानी में डिप करते हैं तो वो अपनी जगह से टेढ़ी टेढ़ी दिखती क्यों दिखती है ना। और मॉर्निंग में और इवनिंग में जो सनराइज होता है और सनसेट होता है वो हमेशा रेड कलर का क्यों अपीयर होता है, तो ये जरा देख लेना। ये आगे के टॉपिक है प्रिज्म से रिलेटेड, लेकिन इसको देख लेना। इसके बाद का अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भैया बहुत इत्मीनान से एक एक टॉपिक लिख लेना, क्योंकि बोर्ड पे करने में ये जो 15-20 मिनट का वीडियो है ये फिर आधे एक घंटे का हो जाएगा। इतना बड़ा वीडियो कोई देखेगा नहीं, अपलोड भी नहीं होगा। तो इसको जरा ध्यान से एक एक वीडियो पास कर करके एक एक चीज नोट करते चलना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। इसके बाद अगला एक आएगा कि डेरिवेशन ऑफ न्यूमेरिकल ऑन रिफ्लेक्शन बाई प्रिज्म, और प्रिज्म के लिए भी मिनिमम डेविएशन की कंडीशन का रिलेशन विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी n इक्वल टू जो आता था साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, याद आया कि नहीं? तो वो डेरिवेशन करना है। और इसके बाद डिस्पर्सन ऑफ लाइट, और डिस्पर्सन ऑफ लाइट पर न्यूमेरिकल। कौन से न्यूमेरिकल? डिस्पर्सिव पावर के और एंगुलर डिस्पर्सन के न्यूमेरिकल्स करने हैं, इनको जरा ध्यान से कर लेना। इसके बाद फिर आता है डेरिवेशन ऑफ रिफ्रैक्शन फार्मूला थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। फार्मूला सुनो जरा, फार्मूला कौन सा था? फार्मूला था n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। याद आया कि नहीं? इसका डेरिवेशन, और इसी के थ्रू लेंस मेकर्स फार्मूला का डेरिवेशन, और लेंस मेकर्स के बाद फिर लेंस फार्मूला का डेरिवेशन। ये तीन डेरिवेशन तो एकदम पढ़ के जाना है, ऐसे नहीं जाना है।
हो जाए तो मैग्निफिकेशन का भी लगे हाथ डेरिवेशन देख लेना। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट का जो डेरिवेशन स्मॉल एम की वैल्यू निकालते हैं उसका भी डेरिवेशन देख लेना। फिर इन्हीं सब पर न्यूमेरिकल देख लेना। कौन कौन से टॉपिक पर न्यूमेरिकल? 3-4 टॉपिक हैं जिन पर देख लेना। लेंस फार्मूला पर न्यूमेरिकल, एक तुमको बबल दिया होगा, बबल किसी मटेरियल का होगा, वाटर का हो या एयर बबल हो, बाहर से लाइट आ रही होगी, बबल के अंदर जा रही होगी, कहा जाएगा कि कॉर्नर पे एक छोटा सा कोई निशान बना है और उसका बताओ इमेज कहां बनेगा। तो रिफ्रैक्शन फार्मूला लगेगा स्फेरिकल मिरर पे, लेंस मेकर्स फार्मूला पे न्यूमेरिकल, लेंस फार्मूला पर न्यूमेरिकल, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पर न्यूमेरिकल और पावर ऑफ लेंस पर न्यूमेरिकल। दो लेंसेज दिए होंगे, -5 डायोप्टर 10 डायोप्टर कंबाइन करके एक लेंस बनाया गया, उसकी फोकल लेंथ क्या है। बात समझे कि नहीं? ऐसे न्यूमेरिकल देख लेना। जितना न्यूमेरिकल पूछा जाएगा सब इसी चैप्टर से पूछा जाएगा मैक्सिमम, तो इसको जरा ध्यान से देख लेना है। इसके बाद फिर अगला आएगा वर्किंग एंड डेरिवेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में भैया कंफ्यूजन में मत रहना आप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप दोनों पढ़ के जाना। और फिर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, इसको डेरिवेशन पढ़ के जरूर जाना। और फिर न्यूमेरिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पर और क्या बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर। न्यूमेरिकल दोनों पे आएंगे, इन दोनों न्यूमेरिकल को ध्यान रखना है, पढ़ लेना, बिना पढ़े मत जाना कि एक ऑब्जेक्ट है वो नियर पॉइंट पे बनता है या फार पॉइंट पे बनता है, उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करो, या कंपाउंड टेलीस्कोप का या रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की लेंथ कितनी है वो कैलकुलेट करो। ये लेंथ वाले फार्मूले L = mod ऑफ UE प्लस VO, याद आया कि नहीं? वो फार्मूले पर न्यूमेरिकल एक जरूर देख लेना, ऐसे नहीं जाना है। इसके बाद फिर अगला टॉपिक आ जाओ, ये आपका यहां से कंप्लीट हो जाएगा क्या, रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। रे ऑप्टिक्स के बाद आ जाओ आप वेव ऑप्टिक्स पे। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहला टॉपिक पूछा जाएगा हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। हाइगन्स के अपने क्या पोस्टुलेट थे, हाइगन्स ने क्या एज्यूम किया था, एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर था, है ना? तो वो पूरी कहानी पढ़ लेना। और फिर हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी वेवलेट्स क्या होते हैं, फिर सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होते हैं, बात समझे कि नहीं? वेव फ्रंट क्या होता है, ये पूरी कहानी पढ़ लेना, कहानी। और इसके साथ दो डेरिवेशन है इनके, कौन से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू हाइगन्स प्रिंसिपल एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू हाइगन्स प्रिंसिपल, जिसपे प्लेन वेव फ्रंट आता था और वो रिफ्लेक्ट होता था या रिफ्रैक्ट होता था। बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा डेरिवेशन लेकिन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। और इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में भी दोनों टाइप के, कौन से, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों तरह के इंटरफेरेंस में 4 चीजें आपको डिफाइन करनी होंगी। कौन कौन सी 4 चीजें? पहली चीज एम्पलीट्यूड, दूसरी चीज इंटेंसिटी, तीसरा फेज डिफरेंस और चौथा पाथ डिफरेंस। ये चारों चीजें क्या करना पड़ेगा आपको, डिफाइन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों इंटरफेरेंस के लिए। इसके बाद एक डेरिवेशन आएगा सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स के लिए, जिसमें रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, याद करो। A = रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, या फिर इंटेंसिटी के लिए होता था I = I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई। ये दोनों डेरिवेशन करके जाना, बिना देखे मत जाना। इसके बाद फिर इसी में अगला डेरिवेशन पूछा जाएगा YDSC एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डेरिवेशन भी आएगा। और आपसे जो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे इस चैप्टर के, वो भी YDSC एक्सपेरिमेंट के न्यूमेरिकल होंगे। आपको nth फ्रिंज की जो डिस्टेंस है वो दे दी जाएगी, या फिर किसी फ्रिंज की विड्थ दे दी जाएगी, तुमसे कहा जाएगा वेवलेंथ कैलकुलेट करो, या स्मॉल डी कैपिटल डी की वैल्यू दे दी जाएगी, एन की वैल्यू कैलकुलेट करो। बात समझे कि नहीं? तो उन पर आप न्यूमेरिकल देख लेना, बिना न्यूमेरिकल देखे मत जाना YDSC के। और अगर इंटेंसिटी पे न्यूमेरिकल आया तो 2 वेव के एम्पलीट्यूड दिए होंगे, उनकी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो, तो रेशियो वाले न्यूमेरिकल जरूर देख लेना, इस चैप्टर से ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद आएगा आपका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू सिंगल स्लिट, पर इसका डेरिवेशन भी सिंगल स्लिट का, जिसमें हम लोग 2 कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज करते थे और उसके बाद डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्रॉ करते थे, याद आया? और डिफ्रैक्शन पैटर्न पर एक न्यूमेरिकल,
ये इंपॉर्टेंट है डिफ्रैक्शन से। इसके बाद पोलराइजेशन ऑफ लाइट की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ पोलराइड और मैलस लॉ पर एक न्यूमेरिकल। ये इतना पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा क्या, वेव नेचर ऑफ लाइट, यानी ये हो गई हमारी वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स हो गई और वेव ऑप्टिक्स हो गई। बात समझ में आई कि नहीं। इसके बाद फिर सेकंड यूनिट में आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भाई ये पोर्शन आपका स्कोरिंग पोर्शन है, इसको जरा ध्यान से समझना। तो सबसे पहली चीज पूछी जाएगी आपसे डेफिनेशन, कौन कौन सी चीज की, पहली डेफिनेशन पूछी जाएगी आपसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, है ना, तो ये पढ़ लेना। इसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा वेव नेचर पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फिर आ जाएगा मास एनर्जी इक्विवेलेंस E इक्वल टू mc स्क्वायर, और इसी में फिर पूछा जाएगा प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी, जिसमें फोटोन के रूप में एनर्जी चलती थी, E इक्वल टू h न्यू वाला, है ना। और फिर डुअल नेचर ऑफ लाइट की डेफिनेशन पूछी जाएगी। इसी में आपसे पूछा जाएगा मैटर वेव्स क्या है, और मैटर वेव्स में भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, याद करो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, है ना, उस पर एक न्यूमेरिकल आएगा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p पर, कि एक अल्फा पार्टिकल है इतने ये ट्रैवल कर रहा है, इसकी जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, है ना। तो इसको जरा ध्यान से देखना। और इसके बाद फिर पूछा जाएगा आपसे न्यूमेरिकल्स ऑन आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहां हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है वो दो पार्ट्स में खर्चा होती है, कौन कौन से, E इज इक्वल टू कैपिटल K और प्लस W था वर्क फंक्शन और K था काइनेटिक एनर्जी। W की वैल्यू जब मिनिमम होती है तो K की वैल्यू क्या होती थी, मैक्सिमम। इससे हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, याद करो, E को हमने h न्यू रखा था और वर्क फंक्शन को h न्यू नॉट रखा था, और फिर K को हाफ mv स्क्वायर रखा था। तो यहां से मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, या वेवलेंथ के लिए न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो आइंस्टीन्स इक्वेशन जरूर पढ़ लेना और इस पर एक न्यूमेरिकल जरूर देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आ जाओ इसके बाद वेव ऑप्टिक्स के बाद फिर आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहला टॉपिक जो मिलेगा वो मिलेगा रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और इसके कंक्लूजन्स के बिहाफ पे फिर रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, और फिर एटॉमिक मॉडल जब पढ़ोगे तो उसके सक्सेस और उसके कॉन्स, यानी जो कमियां रह गई, कौन सी, वही स्टेबिलिटी ऑफ एटम, याद आया कि नहीं आया, और एक्सप्लेनेशन ऑफ लीनियर स्पेक्ट्रम, याद आया। तो ये पढ़ लेना, बिना इसके पढ़े मत जाना। और इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल, और बोर्स के तीन पोस्टुलेट थे बोर्स के, जो रिकवर किए थे किसको, अपग्रेडेड वर्जन था किसका, रदरफोर्ड मॉडल का। रदरफोर्ड की जो कमियां थी उनको अपने तीन पोस्टुलेट में रिकवर कर दिया था किसने, नील बोर ने। तो वो जरूर पढ़ लेना तीनों पोस्टुलेट, और फिर तीनों पोस्टुलेट के बिहाफ पर एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इट्स स्पेक्ट्रल लाइंस बाय नील बोर। और उस हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के एक्सप्लेनेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनना भाई। पहली बात तो एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, है ना। और उसके बाद फिर रेडियस कैलकुलेट करनी, उसी फार्मूले थे, स्मॉल r की वैल्यू निकालते थे। रेडियस के बाद फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के लिए, और टोटल एनर्जी के बाद मोमेंटम और टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, है ना, और फ्रीक्वेंसी इन सर्कुलर ऑर्बिट। इन पर न्यूमेरिकल भी आएंगे और ये डेरिवेशन भी। इनका कैलकुलेशन लेंदी है, लेकिन आपको कैलकुलेशन से डरना नहीं है, इनको एक एक स्टेप है, इसको समझ लेना, यही इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, पूछा जाएगा। इसके बाद फिर आपसे 5 तरह की सीरीज है वो पूछी जाएंगी स्पेक्ट्रम की, कौन कौन सी, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड। ये पांचों सीरीज पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तुमसे कहा जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन के लिए वेवलेंथ बताओ क्या होगी। तो अगर बामर सीरीज है या लाइमन सीरीज ही है तो थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन कहां से आएगी, पहले आएगी सेकंड से,
थर्ड आएगी, दूसरी आएगी थर्ड से, और थर्ड आएगी कहां, फोर्थ ऑर्बिट से। तो अगर चौथी ऑर्बिट से कोई इलेक्ट्रॉन इमिट होकर कहां आए, पहले ऑर्बिट में, तो कौन सी बनी, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन। बात समझे कि नहीं? तो लेमडा कैलकुलेट करना होगा, फॉर्मूला याद करो, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू कैपिटल आर और ब्रैकेट में 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। याद आया कि नहीं? या फिर इमिशन के लिए है तो 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। इसको याद कर लेना, पढ़ लेना, पांचों प्रकार के स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम के ये जो सीरीज हैं, और इन पर एक न्यूमेरिकल आएगा, एकदम 100% गारंटेड है, इसको समझ लेना। गारंटेड का मतलब एनालिसिस के बेस पे बोल रहा हूं, मैंने कोई पेपर नहीं देखा। अच्छा, बिना लेकिन पढ़े नहीं जाना है, ये तो पढ़ के जाना ही है, बाकी आपकी इच्छा करे तो आप और भी पढ़ लें, लेकिन ये बिना पढ़े नहीं जाना है अगर 90% स्कोर करना है। इसके बाद फिर एक टॉपिक पूछा जाएगा तुमसे कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी? पहले एनर्जी का फॉर्मूला En इक्वल टू माइनस का 13.6 eV अपॉन एन स्क्वायर होता है, तो इससे nth ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करना, या फिर डेफिनेशन पूछी जाएगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, आयोनाइजेशन एनर्जी की, एक्साइटेशन पोटेंशियल की और एक्साइटेशन एनर्जी की। ये इतने टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। फिर इसके बाद आता है टॉपिक कौन सा, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में आपसे क्या पूछा जाएगा, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, फिर आ जाओ वहीं, और मास डिफेक्ट की डेफिनेशन, बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये बिना पढ़े नहीं जाना। इसके बाद न्यूमेरिकल ऑन मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, कोई रिएक्शन दी होगी, पूछा जाएगा कि मास डिफेक्ट कितना हुआ, इससे कितनी एनर्जी फ्री हुई, तो वो कैलकुलेट करना है आपको, है ना। फिर डिफरेंस पूछा जा सकता है बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, और फिर इसके बाद पूछा जा सकता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, प्रोटॉन की प्रॉपर्टी, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी और इनकी डिस्कवरी कैसे हुई। बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल की बमबारी हुई थी, याद करो, तो वो पढ़ना डिटेल, हम यहां डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद फिर पूछा जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, उसका शेप, न्यूक्लियस पर चार्ज, मास, रेडियस और डेंसिटी, इन सब चीजों का कैलकुलेशन चेक करके और उसके बाद फिर जाना, बिना पढ़े नहीं जाना है। ना समझ में आए तो वीडियो रिपीट करके फिर से देख लेना। फिर डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, एंड इसी में टॉपिक है पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिलेशन, ये दोनों टॉपिक देख के जाना है। और इसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा जहां रेडियस, याद करो हम लोगों ने पढ़ा था कि रेडियस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है a की पावर 1/3 पर, तो r इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3 पर एक न्यूमेरिकल, इस चैप्टर में यही न्यूमेरिकल है, तो इसको जरा ध्यान से देख लेना है। अब इसके बाद आ जाओ आखिरी टॉपिक पे, जो लास्ट टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, एनर्जी बॉन्ड्स इन सॉलिड। एनर्जी बैंड्स कौन कौन से थे, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और एनर्जी गैप, है ना। और इनके बिहाफ पर कंडक्टिविटी यानी कंडक्शन और इंसुलेशन और सेमीकंडक्टर का डिवीजन किसके बिहाफ पर, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप। और फिर क्या है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की डेफिनेशन, और फिर इनकी वर्किंग, और उसके बाद फिर वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस एंड इन रिवर्स बायस, ये बहुत ध्यान से समझ लेना भैया। फिर एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन कौन कौन से, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर, ये ध्यान से पढ़ लेना। और फिर वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, वोल्टेज और करंट का वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व आता था। कर्व में आपको डिप्लेशन लेयर को, आपको एवेलांस ब्रेकडाउन को, आपको पोटेंशियल बैरियर को, ये सब चीजें दर्शानी है, इसलिए ये सब बिना पढ़े नहीं जाना। फॉरवर्ड बायस में रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स बायस में रिवर्स सैचुरेशन करंट, फॉरवर्ड बायस में सैचुरेशन करंट और ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट, ये सारी करंट्स की डेफिनेशन पढ़ लेनी है। सेमीकंडक्टर पूरा पढ़ के और फिर जाना है। और इसी में आपको एक ग्राफ दिया रहेगा, ग्राफ में एक छोटा सा सेमीकंडक्टर लगा दिया जाएगा पीएन जंक्शन डायोड, और फिर कहा जाएगा कि बताओ इसमें करंट जाएगी कि नहीं। तो अगर रिवर्स बायस में है तो करंट नहीं जाती, और फॉरवर्ड बायस होता तो करंट पास करती है ना। तो इसके वो वाले न्यूमेरिकल देख लेना। इतना अगर पढ़ लोगे
तो उम्मीद है 90% कवर हो जाएगा इसी से। जय हिंद।